हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा है, स्लाइड शो का ये सीक्रेट्स हर प्रेजेंटेटर को मत बताना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं स्लाइड शो टैब से रिलेटेड, ये ऐसा सीक्रेट है कि बड़े बड़े प्रेजेंटेटर जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, लेकिन उनको उन छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। कितना भी अच्छा वो प्रेजेंटेशन बना लें, लेकिन अगर छोटी छोटी सेटिंग को मिस कर जाते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन जो है उतना प्रोफेशनल नहीं बन पाता जितना कि वो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं स्लाइड शो से रिलेटेड। स्लाइड शो में इतने कमाल के फीचर हैं, इतने कमाल के ऑप्शन हैं दोस्तों, हमेशा लोग इसको मिस कर जाते हैं कि इसमें बहुत ही कम फीचर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनको ध्यान से देखें और इनको अगर यूज करें एक एक करके, तो आप पाएंगे कि आप दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, आपको हर एक ऑप्शन क्लियर होगा। और इसके प्रत्येक ऑप्शन को मैं अभी आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्लाइड शो टैब के अंतर्गत हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास पहला ग्रुप है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो में यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड शो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है, इनका काम क्या क्या होता है। कि पहली बात तो ये है कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन को बना लेते हैं और बनाने के बाद जब आप प्ले करते हैं, तो प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो स्लाइड है आपकी, तो पहले नंबर से ही शुरू होगी। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन में कुछ स्लाइड है, जैसे स्लाइड नंबर 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, और ये 5 है, 6 और ये 7। हमारे इस प्रेजेंटेशन में टोटल 7 स्लाइड हैं, 7 स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन में। अब अगर हम इसको फ्रॉम बिगनिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहे अपने किसी भी स्लाइड में रहें, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो हमारा स्लाइड जो है तो पहले नंबर से ही शुरू होगा। जब हम इसको प्ले करेंगे या कि F5 प्रेस करेंगे या कि स्लाइड शो में आके फ्रॉम बिगनिंग में क्लिक करेंगे, तो हमारा जो स्लाइड है तो एक नंबर से ही हमारा प्ले होगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पे अभी प्ले करके दिखाते हैं। हम फ्रॉम बिगनिंग में क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखिए पहली स्लाइड में हम आ गए, जबकि उस समय हम दूसरी स्लाइड में थे। पर अभी क्या है कि हम यहाँ पे स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, 5, यहाँ पे इस तरह से हम आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए कैसे हो रहा है कि हम एक नंबर स्लाइड में थे, इसके बाद फिर दूसरे में आ गए और इस तरह से लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग का है। ठीक है, अभी आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब कोई जानते हैं। जाहिर सी बात है, जानते होंगे, बहुत सारे हमारे यूजर ऐसे हैं जिनको पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूजर हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको ये सब बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, अब हमारे पास जो दूसरा स्लाइड है वो है करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब मान लीजिए कि हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हैं, 10, 20, 30 है ना, और किसी एक स्लाइड में हम कोई काम करने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये स्लाइड हमारी प्ले होगी तो किस तरह से दिखेगी। अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड शुरू से चलने लगेगी, लेकिन हम शुरू से नहीं चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस स्लाइड में हम हैं उसी स्लाइड को ये अभी रन करे। तो इसके लिए हम करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड। हम जिस स्लाइड में अभी हैं, जैसे हमारा अभी स्लाइड नंबर 3 है, अगर हम फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो हमारी ये 3 नंबर की स्लाइड ही प्ले होगी। देखिए, ये देखिए 3 नंबर की ही स्लाइड हमारी प्ले हो गई, और इसके आगे जितनी भी स्लाइड होगी वो सभी स्लाइड आती जाएगी। अभी यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग सेट है, हम इसको यहाँ पे भी हटा देते हैं सभी स्लाइड से। जो ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट है इसको हम अभी सभी स्लाइड से रिमूव कर देते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिक कैसे हुआ है हम इसको भी अभी आपको बताने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर तो आप एनिमेशन में जा कर के, अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन और एनिमेशन का, तो उसको आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ सभी में ऑन क्लिक ही सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी में ऑन क्लिक ही सेट कर देते हैं कि जब हम क्लिक करें तभी वो हमारी स्लाइड आगे बढ़े, अदरवाइज स्लाइड हमारी आगे ना बढ़े, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इस तरह से ऑन क्लिक में सभी में सेट कर दिए हैं। हम बात कर रहे थे स्लाइड शो में करंट स्लाइड की, ठीक है। तो करंट स्लाइड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अभी 3 नंबर की स्लाइड हमारी है ना, अभी ये स्लाइड हमारी यहाँ पे फिक्स है। अभी हम जैसे ही टैब करेंगे या कोई भी बटन दबाएंगे तो आगे की स्लाइड इसमें आ जाएगी इस तरह से। ये 4 नंबर स्लाइड है, ये स्लाइड 5 है, ठीक है। अगर हम ESC बटन प्रेस करते हैं तो वापस चले जाएंगे। तो ये है हमारी बिगनिंग स्लाइड जो कि हमारी शुरू से प्ले होगी, और ये फ्रॉम करंट स्लाइड है, हम जिस स्लाइड में रहेंगे वही स्लाइड हमारी प्ले हो जाएगी। तो ये अंतर होता है दोस्तों बिगनिंग और करंट में। अब चलिए चलते हैं अपने करंट स्लाइड शो में। देखिए दोस्तों ऑप्शन छोटे छोटे हैं, सेटिंग छोटी छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, है ना। आपको हर छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी से बड़ी उसमें आपका टास्क हो सकता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कस्टम स्लाइड शो। अब ये देखिए कस्टम स्लाइड शो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे अभी ये स्लाइड है 1 से लेकर 7 तक की स्लाइड है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम सिर्फ उन स्लाइड को चलाना चाहते हैं जो ऑड नंबर पे है, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। हम इवन नंबर वाली स्लाइड को नहीं चलाना चाहते हैं। यहाँ पे हम 1 चलाए, 1 के बाद 2 ना आए, डायरेक्ट 3 आ जाए, 3 के बाद 4 नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट 5 आ जाना चाहिए। अगर हम कुछ इस तरह की सेटिंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है फ्रॉम ये कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कस्टम शो का। कस्टम शो का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहाँ पे आपको अभी ये बाकी बटन हाइड है, सिर्फ न्यू और क्लोज का बटन शो है, ठीक है। क्लोज कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा, और जब न्यू में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कस्टम स्लाइड शो का एक और विंडो डिस्प्ले होगा। देखिए अब यहाँ पे जितनी भी स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में रहेंगी पूरी स्लाइड आपको लेफ्ट साइड दिख जाएंगी। ये देखिए हमारे पास स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से दिख रही है ना। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमको कौन कौन सी स्लाइड चाहिए। तो देखिए हम पहले नंबर पे क्लिक किए और इसमें किए ऐड, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गई, राइट साइड आप देख सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर की स्लाइड में क्लिक करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर 5वें नंबर की स्लाइड में ऐड, और इसके बाद फिर 7वें नंबर की स्लाइड। आप अपने हिसाब से कोई भी स्लाइड ले सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करें। हमने आपको समझाने के लिए ऐसा यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे आप स्लाइड शो का नेम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं ऑड स्लाइड, ऑड स्लाइड, और इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे कस्टम स्लाइड शो में, अब देखिए आपने जो बनाया था ऑड स्लाइड, इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी स्लाइड, जैसे अभी आप जब कर रहे थे तो फ्रॉम बिगिनिंग से हो रहा था, 1 से लेके 7 तक पूरी स्लाइड प्ले हो रही थी। लेकिन अब जब आप इसमें ऑड स्लाइड में करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपका पहले 1 नंबर स्लाइड आएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। ये देखिए इसमें क्लिक किए, ये पहले नंबर की स्लाइड है, और जैसे हम इंटर बटन या कोई भी बटन या कहीं भी क्लिक करते हैं तो देखिए ये स्लाइड नंबर 3 डायरेक्ट आ जाती है, फिर स्लाइड 5, फिर स्लाइड 7, ठीक है। आपको 2 नंबर की स्लाइड, 4 नंबर की और 6 नंबर की स्लाइड यहाँ पे नहीं मिल रही है देखने को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो बनाया है, इसलिए। अब अगर आप चाहें तो जितने चाहें आप उतने यहाँ से स्लाइड शो का कस्टम तरीके से आप बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाइए कस्टम स्लाइड शो में, फिर से न्यू में जाइए, और यहाँ पे अब हम बना लेते हैं इवेंट का। तो यहाँ स्लाइड नंबर 2, फिर स्लाइड नंबर 4,
स्लाइड नंबर 6, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवन स्लाइड, ठीक है, इवन स्लाइड, और इसको कर देते हैं हम ओके, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखिए यहाँ पे जब आप इवन में जाएंगे, अब आपको इवन नंबर की स्लाइड मिलेगी, जैसे 2, 4, 6 इसमें गए, ये देखिए 1 नंबर की स्लाइड नहीं आई, 2 की आई है, और 2 के बाद अब डायरेक्ट कौन सी आएगी, बिल्कुल सही 4 नंबर, ये देखिए 4 नंबर की स्लाइड आई, इसके बाद फिर से 6 नंबर की आएगी, ठीक है। बस हमारी स्लाइड में टोटल 6 स्लाइड है, जिसमें से 1, 3, 5, 7 हमारी ऑड की हो गई, और 2, 4, 6 इवन की हो गई, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो का यूज करके और बना सकते हैं। अब अगर हमारी आवश्यकता ख़त्म हो गई हो तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई एडिट करना है तो आप एडिट में चले जाइए, ठीक है, और कोई स्लाइड इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इनमें से किसी स्लाइड को आपको ऊपर नीचे करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी 1 नंबर की स्लाइड आती है, 1 नंबर के बाद 3 नंबर आती है, हम चाहते हैं कि 1 नंबर के बाद डायरेक्ट 5 नंबर आए, तो आप यहाँ पे जाइए 5 नंबर में, और जो एरो की है ना, इसको आप ऊपर ऐसे कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है, और इसको कर दीजिए क्लोज। अब जब आप इसको जाएंगे तो ऑड स्लाइड में, तो देखिए 1 नंबर की स्लाइड आई, अब कौन सी आएगी, 5 नंबर की, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या सेट कर दिया है, 5 नंबर की स्लाइड, इसके बाद फिर 3, फिर 7, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब आप जब इसको प्ले करेंगे F5 प्रेस करके, तो अब आपकी ये स्लाइड बराबर चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये स्लाइड यहाँ पे अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट और कस्टम स्लाइड शो। अब चलिए हम चलते हैं सेटअप स्लाइड शो। ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं स्लाइड से रिलेटेड। अब इसका क्या यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम सेट अप स्लाइड शो, ठीक है। स्लाइड शो का सेटअप यहाँ पे हम करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है शो टाइप का, शो टाइप में पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, आप जो भी प्ले करते हैं तो फुल स्क्रीन में प्ले हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्लाइड हमारी प्ले हो तो अलग विंडो में ही प्ले हो, उसके लिए आप इस वाले रेडियो बटन में क्लिक कर सकते हैं। और इस रेडियो, देखिए अभी क्या होता है, अभी जब आप इसको प्ले करते हैं ना, देखिए F5 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको साइड में कोई भी स्लाइड नहीं दिख रहा है स्क्रॉलर कि इसको आप स्क्रॉल करके आगे पीछे बढ़ा सकें। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल विंडो में जाते हैं और यहाँ पे शो स्क्रॉलर का है, स्क्रॉल बार का है, इसको आप अगर ये ओके कर देते हैं और फिर से अगर प्ले करते हैं तो ये देखिए अब आपको इधर राइट साइड में एक स्लाइडर दिख रहा है। आप इस स्लाइडर की मदद से आप इसको इसके खिसका करके और ऐसे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये देखिए बढ़ रहा है, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज करके और कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर होता है दोस्तों यहाँ पे ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि जैसे कोई आपकी स्लाइड है और इसको आप इस तरह से प्ले करना चाहते हैं कि उसमें कोई भी वीडियो एक लूप की तरह चलती रहे। कोई स्लाइड है 8-10 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन है और वो लूप की तरह चलता रहे, जैसे पहली स्लाइड चले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और लास्ट स्लाइड में जाने के बाद वो फिर से स्टार्टिंग वाले स्लाइड में आ जाए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जब इसको हम क्लिक करके ओके करेंगे ना और फिर अगर हम अपने स्लाइड को प्ले करते हैं तो अब देखिए पहली स्लाइड है ना, अब आगे की कोई भी स्लाइड नहीं आएगी। इसका क्या है, इसका फुल कंट्रोल हमारे हाथ पे नहीं होता है, इसमें कुछ ही बटन होते हैं ऐसे कि हम इसको अपने से क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कोई ऐसे हाइपर लिंक का बटन वगैरह अगर लगाए हैं तब हम इसमें क्लिक करके और आगे की स्लाइड को ला सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। इसकी ज़रूरत अक्सर हमको वहाँ पड़ती है जहाँ हमको, जैसे मान लीजिए कोई
मीटिंग अपने क्लाइंट के साथ हमको मीटिंग अटेंड करना है और हम एज अ एडमिन उनको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो अपने से उस स्लाइड में कुछ भी ना कर सकें, हम जितना उसमें चलाएं उतना ही वो देख पाएँ, उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे नहीं होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पे ये यूज होता है जो F5 से प्रेस करके रन करते हैं, और दूसरा है इंडिविजुअल विंडो में हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है, देखिए शो ऑप्शन, लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC, मतलब आपकी जो स्लाइड है तो कंटिन्यू चलती रहेगी अंटिल ESC, जब तक कि आप ESC बटन प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक बार क्लिक कर, अभी क्या करते हैं कि हम जैसे इसको ओके करके और F5 प्रेस करते हैं तो हमारी ये स्लाइड रन होती है। ठीक है, और रन होने के बाद जैसे ही लास्ट वाली स्लाइड में हम जाते हैं, देखिए 7वीं नंबर, अब यहाँ से हमारी स्लाइड ख़त्म है, अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हम उस ऑप्शन में टिक कर देंगे तो लास्ट ऑप्शन में जाने के बाद फिर से हमारी स्लाइड किस में आ जाएगी, पहली में। देखिए अब इसमें टिक करते हैं, इसको ओके करते हैं, अब इसको हम प्ले करते हैं। देखिए पहली स्लाइड है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, और फिर से इंटर किए, अब देखिए फिर से पहली स्लाइड आ गई। ठीक है, तो ये कब तक चलेगी, जब तक कि हम कीबोर्ड से अपने ESC बटन प्रेस नहीं करेंगे। जो एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो बटन होती है ESC की, वो बटन जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये लूप की तरह चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए 7वें नंबर पे जाने के बाद फिर से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, फिर से 1। ठीक है, अब अगर हम ESC बटन प्रेस कर देते हैं तो वहाँ से हमारी स्लाइड ख़त्म हो जाती है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC का। ठीक है, बाकी ये जो दो ऑप्शन है, शो विदाउट नरेशन और शो विदाउट एनिमेशन, इसकी ज़रूरत हम आगे आपको बताएंगे। आगे वाले ऑप्शन में स्लाइड शो का जो अगला ऑप्शन है उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हालांकि ये जो नरेशन का यूज है तो हम आगे बताएंगे, इसका आप अभी भी समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने वीडियो में कोई एनिमेशन डाला है पर चाहते हैं कि आपको वो एनिमेशन शो ना हो, जब आप प्रेजेंट करें वो एनिमेशन शो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपका टेक्स्ट आ जाए, उसके लिए होता है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी एनिमेशन शो नहीं होना चाहिए, उसके लिए। ठीक, और इसके बाद फिर है पेन कलर। पेन कलर में यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब हम इसको, हम एक बार प्ले करके दिखाते हैं, एक बार हम इसको F5 प्रेस किए और जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ ले जाएंगे लेफ़्ट साइड के बॉटम कॉर्नर पे, तो आप यहाँ पे देखिए एक पेन का निशान बन रहा है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक पेन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप इंक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर, जैसे यहाँ पे हमने रेड सेलेक्ट किया है, ये देखिए रेड। और अब देखिए, अब जैसे हमको कोई चीज़ ऐसे बताना हुआ इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो वो पेन कलर के लिए होता है कि आप यहाँ से भी वो पेन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जा कर के इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि कोई हाइलाइटर वगैरह यूज करना है तो यहाँ हाइलाइटर में हम क्लिक करेंगे और यह देखिए इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर देंगे। इस टेक्स्ट को जैसे हमको हाईलाइट करना हुआ, ये देखिए हम इसको हाईलाइट कर दिए तो बैकग्राउंड में इसका येलो कलर हो गया, तो ये दूसरों से अलग ही दिख रहा है। ठीक है, और अगर अब आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे इंक लगाया है वो सब इरेज हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था यहाँ पे, तो ये इसी पेन कलर के लिए है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और जब आप प्ले करेंगे तो आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर यहाँ पे सेट रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं यूज हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन में। तो ये तो उसके लिए होता है कि आपके जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन स्मूथ तरीके से रन होगा या नहीं होगा, उसके लिए कौन कौन से टिप्स होने चाहिए, ये इसका यूज यहाँ पे होता है। इसके बाद है स्लाइड शो रेजोल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप अपने इसको प्रेजेंटेशन को रन करते हैं
तो आपके सिस्टम में जो बाय डिफ़ॉल्ट रेजुलेशन सेट होता है उसके हिसाब से आपका स्लाइड रन हो जाता है। और मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने इस सिस्टम के रेजुलेशन में कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि जितना रेजुलेशन आपका मॉनिटर अभी सपोर्ट कर रहा है उसी के हिसाब से आप इसमें काम करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छे से स्मूथ तरीके से चलेगा। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं, अगर इसमें आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कत करे, इसलिए आप यूज करंट रेजुलेशन को यूज करें हमेशा, तो आपको स्मूथ तरीके से काम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर है यहाँ पे शो स्लाइड में यहाँ पे लिखा है ऑल और दूसरा है फ्रॉम। अब देखिए इसका क्या यूज होता है। ऑल में तो जितने भी स्लाइड हैं आपके सभी रन होंगे, पर अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड रन ना हो, हम चाहते हैं 1 से ले करके और सिर्फ 4 तक यूज हो। ठीक है, ये देखिए स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर 4 तक, इसको हम ओके किए। अब इसको हम करते हैं रन। ठीक है, ये देखिए पहली स्लाइड, ये है दूसरी, तीसरी, चौथी और बस इसके बाद चौथी के बाद फिर ये ख़त्म हो गई। हमारे पास है 7 स्लाइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 स्लाइड तक ही रन हो रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे सेट करके रखा है कि हमको 1 से लेके 4 तक की स्लाइड ही दिखानी है कंटिन्यू। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल स्लाइड दिखाना है तो आप ऑल में क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑल वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसको हम करते हैं ओके। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जिसका नाम है हाइड स्लाइड का। हाइड स्लाइड का काम क्या होता है कि जैसे इनमें से किसी स्लाइड को आप मान लीजिए हाइड करना चाहते हैं, जैसे अभी हम इसको प्ले करते हैं तो स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6 और स्लाइड 7, टोटल 7 स्लाइड है और 7 पूरे के पूरे प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इनमें से किसी एक स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस स्लाइड को हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए उसको हम हाइड करना चाहते हैं कि जब हम प्ले करें तो वो वहाँ पे शो ना हो, बाकी डिलीट नहीं करना चाहते हम, वो सिर्फ हाइड हो जाए, यहाँ तो दिखे हमको लेकिन जब हम प्ले करें तब ना दिखे। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप यहाँ पे हाइड स्लाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3 नंबर की स्लाइड है, हम इसको यहाँ से हाइड में क्लिक करते हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम हाइड में क्लिक किए तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा डिम हो गया है अन्य स्लाइड की अपेक्षा, और यहाँ पे जो 3 नंबर था तो इसमें एक बॉक्स बन चुका है। इसका मतलब है कि 3 नंबर की स्लाइड आपकी हाइड हो गई है। अब आप इसको प्ले करिए फ्रॉम बिगिनिंग से। ये देखिए पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, अब दूसरी के बाद तीसरी आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने तीसरी स्लाइड को हाइड किया है। देखिए 2 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा, ये देखिए आ गया डायरेक्ट 4। 3 नंबर की स्लाइड नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने 3 नंबर की स्लाइड को हाइड कर रखा है। ठीक है, तो शो में नहीं दिखेगी, जहाँ हम ये अपना प्रेजेंटेशन शो करेंगे वहाँ पे ये स्लाइड नहीं दिखेगी, बाकी यहाँ तो आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इसका पूरा कंटेंट दिखेगा और प्ले करते समय ये स्लाइड नहीं दिखेगी। अगर आपको इसको अनहाइड करना है तो इसी में क्लिक करिए और हाइड स्लाइड में एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप प्ले करेंगे तो आपको बराबर दिखेगी, दूसरे नंबर, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतना ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है, इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारी हर वीडियो में नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, चैनल में अगर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन और रिहर्स टाइमिंग और यूज रिहर्स टाइमिंग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका पहले हम इनमें से ये जो रिकॉर्ड नरेशन और रिहर्स टाइमिंग है इसके बारे में जान लेते हैं। रिहर्स टाइमिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अब जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी ऑडियंस के सामने,
तो कौन सी स्लाइड में आपको कितना टाइम लगना चाहिए आप यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उतने टाइम के बाद वो स्लाइड ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हालांकि ये चीज़ आप करने के लिए यहाँ एनिमेशन में जा कर के और यहाँ ऑटोमेटिकली आफ्टर में सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपको क्या पता कि आपको इस स्लाइड में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आपको 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको भी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। 0 सभी में कर देते हैं। यहाँ पे भी स्लाइड 2 में भी हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। चलिए हम इसको 0 कर देते हैं। जितनी स्लाइड है सभी में हम इसकी जो टाइमिंग है उसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 3-3 सेकेंड का टाइम था पहले, हम इसको सब में 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज रिहर्स टाइमिंग का है ना। अब यहाँ पे अब वैसे तो आप एनिमेशन में जा कर के टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि इतने टाइमिंग के बाद अगर हम क्लिक ना करें तो इतने टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिक हमारी स्लाइड चेंज हो जाए। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ये तो आप नहीं बता सकते ना। जब आप उस स्लाइड को प्ले करेंगे और उस स्लाइड में कौन कौन से कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस स्लाइड में इतना टाइम लगेगा, इस स्लाइड में इतना टाइम लगेगा। और 2-3 बार रिहर्सल करने के बाद फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको इतना इतना टाइम इस स्लाइड में देना है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास सिर्फ लिमिटेड 15 मिनट का टाइम दिया गया है, तो 15 मिनट के टाइम ऐसा ना हो कि आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल जाए, है ना। तो आप रिहर्सल कर लीजिए, हर स्लाइड के लिए टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि इस स्लाइड में हमको इतना टाइम देना है, इंट्रोडक्शन में इतना टाइम देना है, अपने कंटेंट वाले में इतना टाइम देना है, ठीक है, फैक में इतना टाइम देना है, इस तरह से। तो ये ऑप्शन उसके लिए होता है रिहर्स टाइमिंग का, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं इसको। रिहर्स टाइमिंग में एक बार हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिहर्स का जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है। ये टाइमर ये बता रहा है, जो पहला टाइमर है, कि इस स्लाइड में आप कितना टाइम ले रहे हैं, और इधर का जो टाइमर है ये बता रहा है कि इस प्रेजेंटेशन में टोटल लगने वाला टाइम कितना है। अब देखिए यहाँ पे पहली स्लाइड में हमने कितना टाइम लिया ये है, इसके बाद फिर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, दूसरी स्लाइड आएगी इस तरह से। अब देखिए दूसरी स्लाइड आ रही है, दूसरी स्लाइड के लिए टाइमर फिर से शुरू हो गया है और ये जो टोटल टाइम कैलकुलेट हो रहा है इधर हो रहा है, ठीक है। देखिए इतना हो गया है, फिर इतना हम किए। तीसरी स्लाइड, इसके लिए भी हम कुछ टाइम ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम 4th नंबर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम इसको 4th नंबर पे गए, फिर 5th नंबर पे गए, यहाँ पे 5th नंबर की स्लाइड जो है, इसके बाद 6 नंबर की स्लाइड में हम इतना टाइम लिए, ठीक है, और इसके बाद फिर 7th नंबर की स्लाइड में हम इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ये चलिए अब जैसे ही हमारी स्लाइड क्लोज होती है तो यहाँ पे हमको एक पॉपअप मैसेज आता है कि द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो was 1.01. Do you want to keep the new slide timing to use when you view the slide show? ये बता रहा है कि आपने अभी जो स्लाइड यूज किया है तो आपको टाइमिंग लगा है 1 मिनट 1 सेकेंड का। क्या आप ये टाइम रखना चाहते हैं अगले स्लाइड के शो के लिए? हम कहते हैं यस, और जैसे हम यस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा दिया, ठीक है, कि स्लाइड 1 में आपको कितने सेकंड का टाइम लगा, स्लाइड 2 में कितने सेकंड का लगा, 3 में कितने का लगा, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, ठीक है। ये स्लाइड आपको हर स्लाइड के लिए टाइमिंग यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। अब इस तरह से दिखा रहा है। अब इसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो व्यू टैब में चले जाइए, यहाँ पे आप नॉर्मल में चले जाइए, ठीक है। अब देखिए स्लाइड शो में जब आप जाइएगा, अब यहाँ पे देखिए कि यूज रिहर्स टाइमिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक हो गया है, ठीक है। यहाँ इसी तरह से आप जब एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जितना भी टाइमिंग लगा है यहाँ पे ये टाइमिंग दिखा रहा है। पहली स्लाइड में 25 सेकेंड 71 नैनो सेकेंड, और इसके बाद सेकेंड स्लाइड में 10 सेकेंड 87 नैनो सेकेंड,
और स्लाइड 3 में 5 सेकंड 21 नैनो सेकंड। इसी तरह से हर स्लाइड का जो टाइमिंग है यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, अब इसको हम प्ले करते हैं। देखिए जैसे ही हम प्ले करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। हालांकि यहाँ के पहली स्लाइड की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई, 25 सेकंड है, फिर भी हम एक बार इसको प्ले करते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पहली स्लाइड हमारी प्ले हो चुकी है और ये देखिए 25 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये स्लाइड हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी पहली स्लाइड ही रन हुई है, आप देख सकते हैं। पहली स्लाइड में टाइम लग सकता है क्योंकि हमारी पहली स्लाइड जो है तो टाइटल स्लाइड होती है। हम अपने ऑडियंस को अपने टाइटल के बारे में बताते, अपने शीर्षक के बारे में बताते। ये देखिए दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आ गई ना 25 सेकंड बाद, हमने कुछ नहीं किया है और जैसे इसका टाइम ख़त्म होगा तो अगली स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो हमको ये देखिए तीसरी स्लाइड आ गई है और तीसरे के बाद अब जल्दी ही चौथी भी आने वाली है। ये देखिए चौथी आ गई और चौथी स्लाइड आने के बाद देखिए यहाँ पे पांचवी स्लाइड आ गई है और पांचवी स्लाइड आने के बाद यहाँ पे छठी आ गई है और छठी स्लाइड के बाद अब लास्ट में एक स्लाइड आएगी सातवीं। ठीक, ये सातवीं स्लाइड है। ठीक, और सातवीं स्लाइड के बाद आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप रिहर्सल कर सकते हैं अपने हर स्लाइड के लिए कि अगर आपको जहां टाइम बाउंडेशन है, टाइम का बाउंडेशन दिया गया है कि आपको इतने समय में ही अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसका यूज करके और एक दो बार रिहर्सल कर लीजिए कि आपको किस स्लाइड में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो आपका टाइम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि अब आप इसको समझ गए होंगे कि रिहर्स टाइमिंग का यूज कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, और ये रिहर्स टाइमिंग का है, इसको आप टिक किए रहेंगे तो वो टाइमिंग आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ एनिमेशन टाइम में जा कर के भी और ये जो टाइमिंग है इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब देखिए आपको एक आइडिया लग गया ना कि कौन सी स्लाइड में कितना टाइमिंग लगेगा, तो आप अब इस टाइमिंग को आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 11 हो गया, अगर इसको आप घटाना चाहते हैं तो इस तरह से घटा भी सकते हैं। ठीक है, हम इस पहली स्लाइड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम इसको कम कर रहे हैं। ये देखिए इसको हम कम कर देते हैं, 10 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड नरेशन का। रिकॉर्ड नरेशन का मतलब होता है कि जैसे जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ आप अपने प्रेजेंटेशन को समझाते समय अगर कुछ बोलना चाहते हैं माइक के माध्यम से तो आप बोल भी सकते हैं। देखिए जैसे इसको आप ओके करेंगे, ठीक है, तो ओके करते समय आप देखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये 5 सेकंड का टाइम, 6 सेकंड, 5 सेकंड इस तरह से हुआ है। इसको आप व्यू में जाइए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाइए और ये रिकॉर्ड नरेशन में चेंज क्वालिटी सेट स्मार्टफोन लेवल आप किस में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट रिकॉर्डिंग लोकेशन दिखा रहा है सी ड्राइव में दिखा रहा है। ठीक है, क्वालिटी अनटाइटल्ड है, डिस्क 10 KB का है पर सेकंड और मैक्सिमम रिकॉर्डिंग इतने मिनट का यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप सेट माइक्रोफोन लेबल वगैरह यहाँ कोई सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको अगर आप ओके करते हैं तो ये देखिए जैसे हम बोलते हैं ना तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आता है, इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे जो भी आपका माइक्रोफोन है तो वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसको हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है तो ये हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, बाकी आप जब करेंगे तो हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ से चेंज क्वालिटी वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी में आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ 10 KB पर सेकेंड है, 21 KB पर सेकेंड है, कितने सेकेंड का आपको पर सेकेंड में इसको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे नरेशन का भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ रिकॉर्डिंग करके बोलना चाहे तो उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं मॉनिटर्स के पार्ट में। वो वही ऑप्शन है जो कि हम आपको यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन में दिखाए थे, यहाँ पे कि आपको कौन सा रखना है। ये देखिए स्लाइड शो रेजुलेशन का,
कितने बाई कितने का रेजुलेशन आपको रखना है। तो ये आपका मॉनिटर की सेटिंग से रिलेटेड है। यहाँ आपका मॉनिटर जो जो रेजुलेशन एक्सेप्ट करेगा वो पूरा यहाँ पे दिखेगा। लेकिन मैं आपको पिछले बार भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि आप करंट रेजुलेशन का ही यूज करें हमेशा, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है तो स्मूथ तरीके से रन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज होता है। और इसका एक लास्ट ऑप्शन है यूज प्रेजेंटर व्यू। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है दोस्तों कि जैसे आपका जो प्रेजेंटेशन है तो एक से अधिक अगर मॉनिटर या प्रोजेक्टर में कनेक्ट है, उसके लिए होता है कि जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही मॉनिटर है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है तो कई जगह एक ही साथ दिखे, उसके लिए यहाँ पे होता है कि आपके पीसी से कई सारे मॉनिटर या प्रोजेक्टर कनेक्ट हों, तब यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एरर दे देता है। यहाँ पे चेक करने के लिए कि यूज प्रेजेंटेटर व्यू के लिए है। ठीक है, तो इसका यूज आप जब मल्टीपल मॉनिटर या मल्टीपल डिस्प्ले में एक साथ शो करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को अपने रन करना चाहते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको स्लाइड शो के जितने भी ऑप्शन हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इतने गहराई में, इतने डीप में स्लाइड शो के सभी ऑप्शन के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे। ठीक है, और आपके जो भी क्वेरी हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं स्लाइड शो से रिलेटेड या कि पावर पॉइंट से रिलेटेड, ये जितने भी ऑप्शन हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, इन सब के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।